हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये एपिसोड 5 है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने जानने वालों के साथ। तो अपना प्यार एंड सपोर्ट अपने चैनल पे बनाए रखें। और कहानी शुरू होती है छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए दोस्तों, अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करिए। तो चलिए कहानी शुरू करते एक ब्रेक के बाद। जबकि वो तो उन्हीं लोगों के खून की प्यासी बनती है जो कब्रिस्तान के पीछे सड़कें पार करके बिस्ट गेस्ट हाउस में है। मैं तब से इनकी बातें ध्यान से सुन रहा था कि अचानक बिस्ट गेस्ट हाउस सुनते ही शरीर में डर की सिरहन सी दौड़ गई। मैं बोला, बिस्ट गेस्ट हाउस, तुम क्या कहना चाहते हो? इतनी बात हुई थी कि इसी बीच मुखिया जी बोले, चौहान जी, कहीं आप उस गेस्ट हाउस में तो नहीं रहते हैं ना? मुखिया के इस प्रश्न ने मुझे एड़ी से लेकर चोटी तक एकदम हिला के रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब इन सब घटनाओं के पीछे मैं खुद जिम्मेदार था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके जवाब दिया, जी बदनसीबी से मैं वहीं रहता हूँ, लेकिन इस बात का इस घटना से क्या संबंध हो सकता है? मुखिया बोले, आप वहाँ कब से रह रहे हैं? ये मुझे अभी 4 महीने हुए हैं, मैं पिछले 4 महीनों से वहीं रह रहा हूँ। मैंने बिना वक्त गवाए जवाब दिया। ताज्जुब की बात है, आप वहाँ पिछले 4 महीनों से रह रहे हैं और आपके साथ कोई अप्रिय घटनाएं नहीं हुई। क्या आप अकेले रहते हैं? इस बार चौकीदार ने कहा। चौकीदार की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मैंने बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी अकेले ही गुजारी है, इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है। वैसे मेरे बड़े भैया अपने परिवार के साथ नया गांव में ही रहते हैं, जो कि गणेशपुर में स्थित गेस्ट हाउस से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मैं अक्सर छुट्टी में वहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी उस गेस्ट हाउस में कुछ अटपटा नहीं लगा। लेकिन कभी कभी मुझे मेरे कमरे का सामान हर सुबह इधर उधर बिखरे मिलते थे और खिड़कियाँ हमेशा ही खुली मिलती थी। लेकिन मैंने आज तक इन बातों को गौर नहीं किया, क्योंकि मैं हर रात एक संतुलित मात्रा में विस्की पीने का आदी हूँ। सुबह मैं सोचता था कि या तो खिड़की खुली रह जाने से हवा के आवागमन की वजह से सामान बिखर जाते होंगे, या मेरे पीने के बाद मेरी नींद के आगोश में मैं जाने से पहले मुझसे अनजाने में बिखर जाते होंगे। मेरे पास वक्त का अभाव होने की वजह से मैं हर इतवार को ही अपने कमरे को सुव्यवस्थित करके सामानों को जगह पर रख पाता था। लेकिन आज जब ये बातें निकल कर आ रही है तो मुझे लगता है कि मेरे अचेत होने की वजह से मैं इन चीज़ों की जानकारी से महरूम रहा था। मेरी बातों को बीच में काटता चौकीदार बोला, लेकिन साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आप कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? आप वहाँ बेहोश कैसे हुए थे? मैं बोला, अरे मैं उस दिन हमेशा की तरह ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन इस दिन अपनी कार को सर्विसिंग के लिए दी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना कब्रिस्तान वाले रास्ते से निकला जाए, क्योंकि इस रास्ते में जाने में 10-15 मिनट तक जल्दी पहुंच जाता था। मैं पहले भी इस रास्ते से गया हूँ, लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में कुछ घटना लिखी होती है तो घटित होकर ही रहती है। शायद उस दिन भी मेरी किस्मत का इम्तिहान लेने के लिए कब्रिस्तान पर इंतज़ार कर रही थी। हालांकि कब्रिस्तान में प्रवेश करते ही मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ था कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाली थी। कुछ संदेहपूर्ण घटनाएं भी दस्तक दे रही थी। फिर भी पता नहीं क्यों मैं सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता चला गया। मैं जैसे ही अपने वर्तमान निवास गेस्ट हाउस में पहुंचा ही था कि थोड़ी देर पश्चात बिजली चली गई। बिजली के जाते कुत्तों की रोने की आवाज़ शुरू हो गई। अभी उनका रोना आरंभ भी हुआ था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जिस वक्त घड़ी में 2 बज रहे थे, मैंने दरवाजे को खोलकर देखा तो सामने इस तरह मैंने उस रात की सारी घटनाएं विस्तार से सुना दी। मुखिया और चौकीदार ने जब सारी बातें सुनी तो मुखिया ने कहा, देखिए कनक बाबू, इसमें ना ही आपका दोष है, ना ही उस बेचारी मोहिना का। वो एक समय में जिले की सबसे मेधावी और होनहार छात्रा थी, परंतु उसके माता पिता ने सक्षम नहीं थे जो कि 5वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। थी जी, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं कि अब वो? मुखिया अपनी बातें पूरी करता इससे पहले ही मैंने बीच में ही टोक दिया था। मुखिया बोले, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। अब वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। उसके माता पिता भी इस खौफनाक घटना को झेल नहीं पाए और अपनी जान दे दी। बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से अमीर थे, इसलिए अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। उनका बस एक ही सपना था कि मोहिना का निकाह धूमधाम से करें, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाकर रखी हुई थी। क्या क्या कहा आपने? क्या हुआ मोहिना के साथ? कृपया करके विस्तार से बताइए, मैंने लगभग रुआसी आवाज़ में बोला।
देखिए, ये बात लगभग 7 वर्ष पहले की है। मोहिना के पिताजी का नाम शोएब अंसारी था। वो पेशे से एक लोहार थे। अंसारी बहुत ही मेहनती और ईमान का पुख्ता इंसान थे, जो मस्जिद के सामने वाले घर में अपनी पत्नी और मोहिना के साथ रहते थे। मोहिना 17 वर्ष की बेहद खूबसूरत लड़की थी। इसको अपनी सुंदरता पर जरा भी गुरूर नहीं था। उसके अम्मी अब्बू बस मोहिना के निकाह का ख्वाब आंखों में सजोई जिंदगी गुजार रहे थे। मोहिना बेहद ही कुशल नेतृत्व वाली लड़की थी। वो घर के छोटे से लेकर बड़े कामों को स्वयं करती थी। बाजार से सामान उचित दर में लाने के साथ साथ कोई भी हिसाब किताब करने में बेहद ही निपुण थी। जिंदगी के कुशल पूर्व निर्वहन के लिए उसकी अम्मी सारिका अंसारी लोगों के यहाँ जाकर उनके घर के जूठे बर्तन और साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के सारे काम करती थी। उन लोगों का जीवन बहुत ही साधारण लेकिन बिना किसी कष्ट से गुजर रहा था। सन 2008 में ही गणेशपुर से 9 किलोमीटर दूरी पर सिहिनीवाला में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, जिसका नाम शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, जिसमें डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक और बीएड जैसी शिक्षा का कोर्स होता था। इस क्षेत्र में दूर दूर तक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। इस कॉलेज में पढ़ाई अव्वल दर्जे की होती थी। लगातार 4 सालों में इस कॉलेज ने 100% का प्लेसमेंट करके नया कीर्तिमान रच दिया था। इस कॉलेज का इतना महत्व बढ़ गया कि लोग बहुत दूर दूर से इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आने लगे। स्थानीय लोगों ने इस मौके को भुनाने में कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने यहाँ फटाफट घर बनाकर विद्यार्थियों के किराए पर रहने के लिए आवंटित कर दिए। हमारे गांव की एक धनाढ्य व्यक्ति जिनका नाम अमन अग्रवाल था, वे नया गांव के पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कब्रिस्तान के समीप एक ज़मीन का टुकड़ा बेहद कम दर में ले लिया। अतिरिक्त आमदनी आज की दुनिया में किसी अच्छी नहीं लगती। इस मकसद से ज़मीन लेने के 6 माह के अंदर ही उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनवा दिया। गेस्ट हाउस बनाने की जल्दबाजी से कई ज़्यादा बेचैनी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए विद्यार्थियों को थी, क्योंकि जब गेस्ट हाउस का निर्माण का काम आखिरी चरण में था, तभी 2 विद्यार्थी जो कि पड़ोसी राज्य से आए थे, वे निश्चित समय से पहले ही 3000 रुपये में इस गेस्ट हाउस में रहने के लिए आ गए। विद्यार्थी का नाम दीपक कबसूरी तथा लखविंदर सिंह था। दीपक कबसूरी शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल से डिप्लोमा करने आया था। दूसरा विद्यार्थी लखविंदर सिंह उसी कॉलेज में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था। कॉलेज में अभी मुश्किल से 2 सेमेस्टर ही ख़त्म कर पाए थे कि वे नशे और अय्याशी में गिरफ्त हो चुके थे पूरी तरह। अपने साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका आदी बना चुके थे। क्लास बंक करके इधर उधर तफरी करना और दोस्तों के साथ कॉलेज के पीछे नदी के किनारे तो कभी बिस्ट गेस्ट हाउस में मटर गश्ती करते रहते थे। अल्प उपस्थिति के कारण कॉलेज से नोटिस में इनको भेजा जा चुका था, परंतु वे नशे के ऐसे अभ्यस्त हो चुके थे कि उनको इस बात का कोई असर नहीं हुआ। इसके पीछे एक गंभीर कारण उनके माता पिता द्वारा भेजी गई आवश्यकता से अधिक धनराशि भी थी। मोहिना की माता भी बिस्ट गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने और झूठे बर्तन साफ करने जाती थी। सुबह पुराने लोगों के काम करने जाने के कारण उसके पास वक्त की कमी होती थी, इसलिए मोहिना की मां बिस्ट गेस्ट हाउस में अक्सर रात के 8:45 बजे के लगभग जाया करती थी और फटाफट 9:15 तक काम निपटा कर वो घर के लिए निकल जाया करती थी। वक्त की बिल्कुल ही पाबंद थी। 9:30 तक वो घर पहुंच जाया करती थी। उसके दिन भर की थकान उसकी बेटी मोहिना के हाथों की नर्म फुलके खाकर छू मंतर हो जाती थी। इस तरह मोहिना का परिवार मेहनत करते हुए सुखमय जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। एक दिन दुर्भाग्यवश मोहिना की माता बिस्ट गेस्ट हाउस से वापस आ रही थी। मस्जिद से सड़क के दूसरे छोर पर अपने घर की तरफ जाने के लिए सड़क पार कर रही थी कि अचानक तेज गति से आती हुई मोटरसाइकिल उनसे टकरा गई। मोहिना की माता या अल्लाह करके सड़क पर गिर पड़ी। मोहिना की माता का सिर खून से लथपथ हो गया था। यह देखकर मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने आनन फानन में आप देखा न था और ये फटाफट अपनी मोटरसाइकिल उठाकर 9 तो 11 हो गए। घड़ी में रात्रि के 9:30 बजे का वक्त हो रहा था। मोहिना की माँ की अवस्था और कराने की आवाज़ सुनकर लोहार शोएब अंसारी और इस गांव के कुछ स्थानीय लोग मोहिना की अम्मी को फटाफट अस्पताल ले गए। बाइक की जोरदार टक्कर मोहिना की अम्मी के पाई टांग पर होने लगने की वजह से डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया था। सिर पर पट्टी, आवश्यक उपचार होने के बाद डॉक्टर ने घर जाकर 3 हफ्ते आराम करने की सलाह दी। 3 हफ्ते बाद दोबारा अस्पताल लाकर प्लास्टर कटवाना होगा। तब तक के लिए कोई भी भारी भरकम काम करने के लिए डॉक्टर ने ना करने की हिदायत दी थी। मोहिना की अम्मी को अभी घर आए हुए मुश्किल से 4 दिन ही हुए थे कि लोगों ने दैनिक आवश्यक कार्य जो मोहिना की अम्मी घर पर जाकर करती थी उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। मोहिना की अम्मी कम से कम 17 दिन और आराम करना था ताकि 21 दिन का वक्त पूरा हो जाए, उन काम पर वापस लौट सके। परंतु कुछ दिनों से लगातार लोगों की शिकायत और यातनाओं के कारण वह बेबस सी दिखी।
फिर एक दिन मोहिना ने जिद की कि अम्मी जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी की जगह वो काम करने जाएगी। वैसे भी अब कुछ दिनों की तो बात है, जब आप सही हो जाओगे तो फिर आप चली जाना। उसकी अम्मी ने बहुत मना किया, परंतु अपनी लाचारी और हालात की बेबसी के कारण उसने हामी भर दी। मोहिना की अम्मी ने उसे सभी घर की जानकारी दे दी और मोहिना खुशी खुशी ये काम करने लगी। पहले 2-3 दिन एक ताल बैठाने में दिक्कत हुई, फिर वह अभ्यस्त हो गई। मोहिना की अम्मी का दुर्घटना हुए 14 दिन हो गए थे। उसके प्लास्टर करने में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे। बात 12 जनवरी 2018 की रात 9 बजे की रात है। उस दिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से मानो रात भी इतनी ठंडी हो चुकी थी, सड़क पर आवारा कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे। गहन अंधेरे के साथ साथ चारों तरफ दूर दूर तक एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। उस बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई थी। हवा में भी अलग सा एक खालीपन था, जो इस रात किसी अनहोनी की आशंका को सूचित करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी ठंड में ठिठुरन होते हुए भी मोहिना बिस्ट गेस्ट हाउस की तरफ सोचकर निकल पड़ी कि जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी ही जल्दी वापस आ जाऊंगी। और तब तो 7 दिनों की बात है, अम्मी का प्लास्टर कट जाएगा तो फिर इस वक्त अम्मी को ही जाना पड़ेगा। यही बात सोचते हुए अपनी धुन में चली जा रही थी। उसने गौर किया कि रोज़ इस वक्त जाते हुए कुछ कुत्ते उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान के पास बिस्ट गेस्ट हाउस तक पहुंच जाते थे, लेकिन आज उसके साथ कोई भी कुत्ता नहीं था। उसने इसकी सबकी बड़ी वजह इस बारिश वाली ठिठुरन बड़ी भरी ठंड को ही समझा। अभी वो आधे रास्ते में आई थी कि उसे मन हुआ कि वो वापस चली जाए, क्योंकि आज न जाने रात क्यों ज़्यादा ही भयानक और खौफनाक लग रही थी। परंतु उसके दिल में ख्याल आया कि जब मैं आधे रास्ते तक आ ही चुकी तो क्यों ना फिर काम ख़त्म करके ही वापस जाया जाए। ये सही रहेगा। मैं जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लूँगी और निकल जाऊँगी। इतना सोचते हुए कब गेस्ट हाउस पहुँच गई उसे खुद ही पता नहीं लगा। उन्हें जैसे गेस्ट हाउस के अंदर कदम रखा, उस एकदम देख के स्तब्ध रह जाती है। वो देखती है कि कमरा बिल्कुल नायाब ढंग से सजा हुआ है और म्यूजिक पूरे वातावरण में उस तीव्रता के साथ गूंज रहा है। वो जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करती है, वो देखकर चौंक जाती है कि कमरे की दीवार पर चारों तरफ गुब्बारों के साथ साथ रंग बिरंगे फीते लटक रहे हैं, दीवार की शोभा बढ़ा रहे थे। सामने मेज पर गहरे भूरे रंग का केक था जो अब बस कटने ही वाला था। तभी मोहिना की नज़र लखविंदर सिंह पर पड़ी, जो दीपक कपसूरी अपने साथ 4 दोस्तों के साथ बियर का लुत्फ ले रहा था। शायद ये लोग इन्हीं के साथ उनके कॉलेज में पढ़ते होंगे। अनुमान लगाकर मोहिना किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसमें से एक ने कहा, ओह माय गॉड, शी इज़ सो हॉट यार, हु इज़ शी। मोहिना ने इसकी बातों को सुन जरूर लिया था, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के कारण वो समझ ना सकी। लेकिन उसके इस बात करने के अंदाज से उसने समझने में देर न लगी कि उसने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली हैं। उस बात को मोहिना नज़रअंदाज करते हुए किचन की तरफ बढ़ गई थी। उसके इतना कहते ही लखविंदर सिंह बोला, अरे पागल है क्या, ये हमारे काम करने वाली बाई की बेटी है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये तो साफ़ सफाई करने आती है। ओ कम ऑन मैन, आई थिंक आई एम इन लव विद हर। ये कहकर वो बंदा मोहिना की तरफ बढ़ गया, जो कि किचन में अभी अभी पहुंची थी। ओ हेलो ब्यूटीफुल, माय नेम इज़ विकास उनियाल, माय चैम्स लाइक टू कॉल मी बिट्टू, कम जॉइन अस टुगेदर। ये कहते हुए उसने मोहिना का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़े एक चटाक की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। ये गूंज इतनी जोरदार थी, सभी के समझ में आ गया था कि ये जोरदार चाटे की आवाज़ है, जो कि अभी मोहिना ने उसके गाल पर रसीद की है। इस चाटे के शोर से कमरे में चल रहे गाने को भी चीर कर रख दिया था। इस आवाज़ को सुनते ही सभी ने बियर की बोतल को नीचे रख दिया। रसोई घर में बिट्टू दाहिने गाल पर हाथ रखते हुए बाहर निकल ही रहा था कि उन सभी का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। अचानक वातावरण बिल्कुल ही शांत हो चुका था। जो अभी तक चखने और बियर के नशे में चूर थे, वो बिल्कुल ऐसे मौन थे जैसे वो चटाक की आवाज़ उन सभी के गाल से आए हो। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। उनमें से किसी की हिम्मत दोबारा बियर उठाने की नहीं हुई। अचानक लखविंदर सिंह अपने स्थान से उठा और फिर म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और रसोई घर की तरफ चल पड़ा। उसकी इस साहस को देखकर सभी चौंक गए। आगे की कहानी आपको कल मिलेगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जानने वालों के साथ ये कहानी शेयर करें। थैंक यू।